हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट 2022 का पेपर 1 जो कि 13 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पेपर 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आप सभी के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेगी। 50% क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चंस पर जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी के लिए हमने एक न्यू एंड फ्रेश बैच लॉन्च किया है, जो कि 2 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला है। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें 100% सिलेबस कवरेज की हम गारंटी देते हैं एंड साथ ही 100% सिलेक्शन की भी आपको गारंटी देते हैं। सो डेली लाइव लेक्चर्स की मदद से हम आपका सिलेबस कवर कराएंगे एंड 1 से 2 बार फुल सिलेबस रिवीजन भी आपके एग्जाम से पहले हो जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम में हमारे मॉर्निंग लाइव लेक्चर्स होते हैं एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इवनिंग 5 बजे हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं। साथ ही आपको रिकॉर्डेड सेशंस में मिल जाते हैं इन केस अगर आप लोग लाइव लेक्चर्स मिस कर जाओ। 60+ मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं जिसमें कंप्लीट पेपर 1 कवर हो जाता है, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, फुल सिलेबस नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही 2000+ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपको देते हैं, जिसमें कि मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। सो इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं एंड इस क्वेश्चन बैंक में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको हम देंगे। तो इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोग 31 दिसंबर से पहले इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इस कोर्स के लिए सिर्फ 3600 रुपीज पे करना होगा और लगातार 2 साल से भी ज्यादा समय तक आप इस कोर्स को यूज कर सकते हो। एंड एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 31 दिसंबर से पहले अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे हर एक स्टूडेंट को हमारे स्पेशल एजुकेटर से 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। आपको एग्जाम से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमारे एजुकेटर से बात कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर आप देखना चाहते हो डेमो लेक्चर्स तो उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे जाकर के आपको सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2023 पेपर 1। आपके सामने ओवरव्यू आ जाएगा जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आपको जाना होगा कंटेंट सेक्शन पर एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको हर एक यूनिट के सेपरेट फोल्डर्स मिल जाएंगे। बाइलिंगुअल सेशंस है, प्योर हिंदी सेशंस है, प्योर इंग्लिश सेशंस है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसके वीडियो डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, जो कि डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको पसंद आएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें कि हमारा ये 16th क्वेश्चन है। प्रीवियस 15 क्वेश्चंस हम पुराने पार्ट 1 में देख चुके हैं। Which of the following formal fallacies is committed in given argument? तो यहाँ पे देखो हम लोगों के पास एक आर्ग्यूमेंट गिवन है, हमें बताना है कि इस आर्ग्यूमेंट में कौन सी फॉर्मल फैलेसी इंक्लूड की गई है। तो आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है? ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, यानी कि हर एक सांप सरीसृप है। सम स्नेक्स आर पॉइजनस क्रिएचर्स, यानी कि कुछ सांप जहरीले जीव होते हैं। देयरफॉर ऑल पॉइजनस क्रिएचर्स आर रेप्टाइल्स, इसीलिए सभी जहरीले जीव जो हैं वो सरीसृप होते हैं। अब देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके आंसर पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल फैलेसी क्या होती है। तो फॉर्मल फैलेसी एक डिडक्टिव, आप लोगों को मैंने बताया है कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का ही एक ये टाइप होती है जिसमें कि इनवैलिड इन्फेरेंस के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। एंड जनरली फॉर्मल फैलेसी के 5 टाइप्स होते हैं, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं नाम बता देती हूँ, डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला आता है आपके पास अपील टू द पीपल। सेकंड टाइप है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एड होमिनम। थर्ड टाइप आ जाता है हमारे पास बैगिंग द क्वेश्चन। फोर्थ टाइप आ जाएगा स्लिपरी स्लोप। एंड फिफ्थ टाइप आ जाता है हमारे पास नेचुरलिस्टिक फैलेसी, ठीक है। सो ये 5 टाइप्स हैं जो कि फॉर्मल फैलेसी के अंदर आते हैं। अब इस आर्ग्यूमेंट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये है फैलेसी ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, उसके लिए आपको एलिसिट प्रोसेस के बारे में या फिर फैलेसी ऑफ एलिसिट के बारे में पता होना चाहिए। तो इलिसिट माइनर क्या होता है, एक फॉर्मल फैलेसी होती है यहाँ पे, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेजर की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आंसर जो है ये माइनर है। क्यों? क्योंकि फैलेसी ऑफ इलिसिट जो है वो डायरेक्टली माइनर टर्म से ही रिलेट करता है, इसका मेजर टर्म से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये फॉर्मल फैलेसी है कमिटेड इन अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म
दैट इज इनवैलिड। एक ऐसा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होता है जो कि हमेशा क्या रहता है, इनवैलिड रहता है, बिकॉज इट्स माइनर टर्म, इसमें जो माइनर टर्म हम यूज कर रहे हैं ये क्या होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ओके, सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, identify the correct arrangement of following different types of computer networks in the descending order of their geographical area coverage। तो तीन तरह के नेटवर्क्स के नाम यहाँ पे गिवन है, हमें बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है, सीक्वेंस कौन सा करेक्ट है। देखो, अवरोही क्रम हमें यहाँ पे बताना है, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सबसे बड़ा नेटवर्क। तो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन, जिसको बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं ये वैन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी सिटी में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हो, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन बी, इस अकॉर्डिंग हम ये दोनों ऑप्शंस को डिलीट कर देंगे। फिर वैन के बाद आता है मैन, इसका मतलब होता है मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, जैसे आप लोगों के सिटी में आपने केबल ऑपरेटर्स देखे होंगे, वो क्या करते हैं, आप लोगों को केबल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सो इसके बाद आ जाएगा बी के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद सी आ जाएगा। सी का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया यानी कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग में इसमें हम नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइंसेज। तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइंसेस यानी कि सामाजिक विज्ञानों में प्रायोगिक पद्धति के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं यानी कि प्रायोगिक पद्धतियां होती हैं, ये मैनिपुलेशन करती हैं एक वेरिएबल को, जिससे कि वो दूसरे वेरिएबल को चेंज कर सके। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ही आप लोग याद रख लीजिए, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है artificiality of laboratory condition। Next question is, given below are two statements in respect of computers, statement 1 and 2। statement 1 बोलती है DVD ROM is an optional storage media and it can be written many times। तो DVD ROM क्या होता है, DVD, इसकी फुल फॉर्म मैं आप लोगों को प्रीवियस उसमें भी बता चुकी हूँ। एंड स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को दे दिया होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें बोला गया है कि डीवीडी रोम एक ऑप्शनल स्टोरेज मीडिया होता है जिसमें कि हम एक ही चीज को, मतलब एक बार कुछ उसमें गाने डाल दिए, वीडियो डाल दिए, उसको डिलीट करके दूसरी बार कुछ और अपलोड कर सकते हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोलती है, सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड इट इज देन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। तो जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशंस होती हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको अगर एक बार हम अपने कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में डाल दें, वो रैम से चला जाता है एंड फिर उसको सीपीयू अपने आप एग्जीक्यूट करता है। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 की दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9। तो सिंपल इंटरेस्ट मनी में कितना है, 1/9 है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम इन दी रेट परसेंट पर एनम इज। ओके ओके, तो इसको देखो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को दिया हुआ है 1/9। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आई जो है वो होता है 1/9 इंटू टी, यानी कि आर इज इक्वल्स टू टी भी हम इसको बोल सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग वैल्यूज देखें तो हमारे पास वैल्यूज इस पूरे को कैलकुलेट करके आ गई, आई इज इक्वल्स टू पी टी आर बाई 100%, ये बाई 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/9 पी इज इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100। ठीक है, सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/3%। और 10/3 अगर इस तरह से देखो, हम 10/3 करते हैं तो 3.3333 इस तरह से आंसर आता रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड स्टूडेंट्स अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम ने बहुत जल्दी हमें ये क्वेश्चन बता दिया, नहीं समझ आया, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन पेपर सीरीज में मैथमेटिक्स डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो हमेशा मैं लेकर आती हूँ, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली फास्ट प्रोसेस में ये चीजें बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन से, जिसमें पूछा गया है एन envisaged in
एज इन्विसेस्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 यानी कि NEP 2020, all higher educational institutions will aim to have a student strength of हाउ मच नंबर बाय 2040 यानी कि NEP के अंदर 2040 तक ये कितना टारगेट लेकर के चले हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3000। अब देखो स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन्होंने आने वाले समय में यानी कि 2030 के इनके क्या टारगेट है, 2025 के क्या टारगेट है, 2040 के क्या टारगेट है हायर एजुकेशन को लेके, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की होती है। ठीक है, तो ये सारे टारगेट आपको पता होने चाहिए, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लेंथ ऑफ फिजियोलॉजिकल टेस्ट इज इंक्रीज्ड, if the length of physiological test is increased, it improves both reliability and validity. And statement 2 बोलती है score of a test can be interpreted without referring to it norm. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग में इसकी रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है। ये देखो यहाँ पे रिलायबिलिटी पूछा है ना, ये देखो, ठीक है। सो रिलायबिलिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच स्कोर्स फ्रॉम द टेस्ट आर स्टेबल एंड रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट। इसमें डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट पेपर 2 जो कि हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है, यूजीसी नेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम आपको देते हैं। एंड आपके सामने जो भी सब्जेक्ट्स की लिस्ट है इसमें से जो भी आपका पेपर 2 है इसको सिलेक्ट कीजिए एंड स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से इजीली आप सभी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज। एंड ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के साथ साथ बाद में जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसको क्वालिफाई करने में भी आपको मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ लर्नर टीचिंग एनवायरमेंट टीचर्स, ठीक है। सो लर्नर टीचर एनवायरमेंट यानी कि टीचर और लर्नर दोनों जिसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी जगह पे टीचर्स क्या करते हैं, टीचर इसमें क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स। ठीक है, इसमें टीचर ये मानते हैं कि अगर मेरी क्लास में मान लीजिए 5 बच्चे हैं, हर एक स्टूडेंट क्या है, वो अपने आप में यूनिक है, यानी कि अपने आप में वो अलग है। एंड हर एक बच्चे को अलग पढ़ने का तरीका समझ आता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनका नाम है ए, ठीक है। ये स्टूडेंट है, इनको हमारे वीडियो लेक्चर्स से पढ़ना पसंद है। स्टूडेंट बी है जिनको वीडियो लेक्चर्स वगैरह कॉन्सेप्ट से पढ़ने में मजा नहीं आता, वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ बुक से पढ़ने में मजा आता है। थर्ड स्टूडेंट ऐसा है जो कि सेल्फ स्टडी में विश्वास करते हैं। तो इस यही चीजें इसमें बोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इफ, मैंने आप लोगों को बताया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हर एक क्वेश्चन, हर एक सीरीज में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्रीवियस जो हमने 2022 की सीरीज की थी 10 अक्टूबर वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होते हैं जिसका कोड सभी लोगों के लिए बिल्कुल ओपन होता है, यानी कि पब्लिक उस सॉफ्टवेयर के कोड को यूज कर सकती है। सो इसका राइट आंसर है इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू शेयर टू स्टडी एंड मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, यानी कि इसके कोड को हम लोग पढ़ भी सकते हैं और उसको अगर चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एर्सेनिक पॉल्यूशन इन द ग्राउंड वाटर इज। तो आर्सेनिक पॉल्यूशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्सेनिक पॉल्यूशन वो होता है जो कि जमीन में से निकलता है, ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर से निकलने वाले पानी में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो इसका सबसे मेन रीजन होता है कि मिट्टी होती है जो जमीन के अंदर, क्ले होती है, चिकनी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं उनकी वजह से आर्सेनिक पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, सो ये दो ऑप्शंस जो हैं ये दोनों ही इसमें आप करेक्ट मान सकते हो यूजीसी नेट की आंसर की के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड, जिसमें पूछा गया है एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास इज कंसीडर कार्बन न्यूट्रल। तो बायोमास से जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा उत्पादित होती है वो क्या होती है, कार्बन न्यूट्रल होती है, यानी कि कार्बन तटस्थ होती है। ठीक है, तो बायोमास क्या होता है ये आपको बता दूं,
बायोमास एक रीन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल है। रीन्यूएबल मतलब बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पेड़ पौधे और जानवरों में से हमें मिलता है। बायोमास कंटिन्यूज टू बी एन इम्पोर्टेंट फ्यूल इन मेनी कंट्रीज। जैसे कि कुकिंग के लिए भी बायोमास ऑयल्स को यूज किया जाता है, हीटिंग मशीन्स में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका रीजन है बायोमास डज नॉट ऐड CO2 टू द एटमोस्फेयर, यानी कि बायोमास वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ता है। करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है एंड 2 बिल्कुल फॉल्स है। इसका रीजन जो है वो गलत है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड, जहां पे मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड पूछा गया है। एक तरफ रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स है, दूसरी तरफ उसके डिस्क्रिप्शन है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव, ट्रायंगुलर एंड मेटा एनालिसिस, ये चार ऑप्शंस है। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव की ही बात करते हैं, जो कि ऑप्शन 1 है। तो क्वालिटेटिव जो होता है वो क्वालिटी पे फोकस करता है, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस को ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, इसका एक टर्म याद रख लीजिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो वर्ड्स यानी कि शब्द और मीनिंग यानी कि उसके अर्थों के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्वांटिटेटिव किससे जुड़ा होता है, ये नंबर और स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं, सिंपल आप नंबर याद रख सकते हो, उससे जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रायंगुलेशन फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है जिसमें कि हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मल्टीपल मेथड्स को एक साथ यूज करते हैं। एंड मेटा एनालिसिस क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है क्वांटिटेटिव मेथड का एक टाइप एंड ये है ऑप्शन नंबर 3 क्वालिटेटिव मेथड का एक टाइप, ठीक है। सो मेटा एनालिसिस क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव मेथड का टाइप होता है जो कि एक सिस्टमैटिक वे में हमें कंक्लूजन तक पहुंचाने में मदद करता है। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर 2, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ ऑपोजिशन एंड उसका रिजल्ट क्या आएगा। ए बीइंग गिवन एज अ ट्रू अनडिटर्मिनेट, ये डायरेक्ट आंसर पे जाती हूँ। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो आप लोगों को सबसे पहले तो ए ई आई ओ का मतलब पता होना चाहिए। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था ए ई आई एंड ओ, ये जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नॉट, आई का मतलब होता है सम एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट, ठीक है। सो ए बीइंग गिवन एज ट्रू अनडिटरमाइंड, यानी कि अगर ए को हम ट्रू मानते हैं, ठीक है, ए को अगर ट्रू मानते हैं तो इसके साथ ट्रू कौन होगा, तो इसके साथ आई ट्रू होगा। ए अगर ट्रू है तो इसके साथ आई भी ट्रू होता है, ठीक है। वैसे ही ई को अगर हम ट्रू मानते हैं तो इसके साथ क्या चलेगा, इसके साथ आई को भी हम ट्रू मानेंगे। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे आ जाएगा ओ इज अनडिटरमाइंड, यहाँ से इसको हटा के, यहाँ से इसको हटा के अनडिटरमाइंड जो है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया कि ए बीइंग गिवन एज ट्रू, 1 सेकेंड, कि अगर हम लोग ए को ट्रू मानकर चलते हैं तो उसके डायरेक्ट में हम किसको यूज कर सकते हैं, उसके डायरेक्ट में हम बोलेंगे कि आई भी ट्रू है। सिमिलरली ई को अगर हम ट्रू मान के चलते हैं तो क्या होगा, तो आई को हम फॉल्स मानेंगे। इस तरह से ए ई आई ओ, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होता तो ये ट्रू होता। इसमें भी एक सेपरेट वीडियो है, आप मेरे नाम से, अंकिता सूद के नाम से एक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन द ऑर्गेनाइजेशन एनएसटीसी इज। एनएसटीसी का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्ट में भी आया था, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो ये क्या है, एक स्किल डेवलपमेंट कैटलिस्ट है, ये एक स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये जो कि फंड प्रोवाइड कराती है बड़ी बड़ी कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो उनके अंदर जो भी लोग हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दे सकें। लास्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फीचर्स है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। क्लिक्स, क्राउड्स, आइडेंटिटी एंड मोरेटोरियम, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशंस है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिया गया है। जब भी हम लोग क्लिक्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, स्मॉल ग्रुप्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें तो इन्होंने स्मॉल फ्रेंडशिप बेस्ड ग्रुप्स लिख दिया, डायरेक्टली स्मॉल ग्रुप्स है तो वो क्लिक्स होते हैं।
क्राउड्स क्या होते हैं? क्राउड्स होते हैं लेस इंटीमेट, मोर लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है? एंड उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती है जनरली सेंस ऑफ वन सेल्फ alone with all their beliefs, emotions and attributes. And next आता है moratorium. Moratorium है exploration with a delay in commitment to personal and occupational choices. ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। इस तरह का क्वेश्चन मैं डिटेल में क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं। थोड़ी बहुत किसी एक आधी शिफ्ट में पूछा जाता है, अदरवाइज इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। So thank you so much for watching this and I wish you all the very best.